मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल अहिला टॉक्स पर। दोस्तों, आज हम भारतीय संविदा अधिनियम जो पार्ट सेकंड है उसके अंतर्गत अभिकरण यानी कि एजेंसी की संविदा क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का अध्ययन करेंगे। बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे थे कि मैं एजेंसी वाला टॉपिक भी पढ़ाऊँ। लॉकडाउन का समय चल रहा है और मैं आपको जैसी स्लाइडें बनाती हूँ उस प्रकार की स्लाइडें उपलब्ध नहीं करा पा रही हूँ, परंतु आपकी पढ़ाई का कोई लॉस ना हो और आपको कंटिन्यू वीडियोस मिलते रहें, इसी वजह से मैं इस टाइप के भी आपको वीडियो अपलोड कर रही हूँ ताकि आपकी पढ़ाई कहीं पर भी डिस्टर्ब ना हो। दोस्तों, एजेंसी की संविदा को देखने से पहले, पढ़ने से पहले, समझने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है अगर आप उसको क्लिक कर देंगे तो मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अभिकरण संविदा की यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट सेकंड का जो पार्ट है वो एक विशिष्ट संविदा या विनिर्दिष्ट संविदा जिसको कि हम स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं है। और कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट जो है उसमें एक सिंपल तरीके की कॉन्ट्रैक्ट बताए हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट के अनिवार्य तत्व क्या होते हैं। धारा 1 से लेके तो 75 तक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट में है और बाकी की जो सेक्शन है वो कॉन्ट्रैक्ट सेकंड में है। और कॉन्ट्रैक्ट सेकंड को भी जो है 2-3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। तो पहला हिस्सा उसका कौन सा है जो कॉन्ट्रैक्ट सेकंड है, जिसमें कि उपनिधान, गिरवी और क्षतिपूर्ति, प्रत्याभूति, अभिकरण ये वाले सारे टॉपिक दे दिए हैं। और उसका जो सेकंड पार्ट क्या है उसको माल विक्रय अधिनियम उसमें दे दिया है। और इसका एक और पार्ट जो थर्ड पार्ट है उसका भारतीय भागीदारी अधिनियम दे दिया है। तो इस प्रकार से इन्होंने जो भारतीय दंड संहिता का जो पार्ट सेकंड है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं एजेंसी की। अभिकरण एजेंसी एक विनिर्दिष्ट या विशिष्ट संविदा होती है। इसके संबंध में जो प्रावधान है वो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 182 से 238 तक में दिए गए हैं। सामान्य नियम ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने सभी कार्य स्वयं करना चाहिए, लेकिन व्यवहार में ऐसा संभव नहीं होता है। विशेषकर व्यापारिक क्षेत्र में तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। देखिए, सामान्य नियम क्या होता है कि जो व्यक्ति है उसको अपने काम को खुद ही करना चाहिए, लेकिन अगर हम व्यवहारिक में देखें, दुनिया में देखें, तो हम ये देखते हैं कि ऐसा संभव नहीं होता है कि व्यक्ति अपना काम स्वयं करे। उसको किसी न किसी को अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, अपने कार्य को करने के लिए किसी को रखने की आवश्यकता होती है, किसी एक व्यक्ति को रखने की आवश्यकता होती है। और विशेषकर ये कहाँ पर होता है, जो वाणिज्यिक या व्यापारिक क्षेत्र होते हैं वहाँ पर तो ये संभव ही नहीं है कि बंदा अकेला कोई कार्य कर ले। अतः विभिन्न तरह की सेवाओं के लिए कई व्यक्तियों के सहयोग की आवश्यकता समय समय पर रहती है। इन्हीं व्यक्तियों को अभिकर्ता यानी कि एजेंट, नौकर, ठेकेदार आदि नामों से जाना जाता है। लेकिन जो कर्मचारी की हैसियत से कार्य करता है वह अभिकर्ता नहीं होता है। ठीक है, देखिए, विधि का सामान्य नियम यह है कि दूसरे के माध्यम से काम करने वाला ही असली कर्ता है। विधि का जो नियम है वो क्या कहता है कि दूसरे के माध्यम से जो कार्य करता है असली में कर्ता वही होता है। कैसे? जो दूसरे के माध्यम से कार्य करता है वो कानून की दृष्टि में खुद ही करने वाला समझा जाता है, अतः अपने कार्य के लिए अन्य व्यक्ति को नियोजित करने से पहले इस अध्याय में दिए गए अभिकरण संबंधी कानून के प्रावधानों की जानकारी आवश्यक है। मतलब दूसरों के माध्यम से जो कार्य करता है तो ये माना जाता है कि वो व्यक्ति खुद कार्य कर रहा हो। जैसे कि आप अगर किसी कंपनी के मालिक हैं
और आपने एक एजेंट को नियुक्त किया है और वो एजेंट अगर कोई कार्य कर रहा है तो ये माना जाता है कि कंपनी वो कार्य कर रही है, मतलब कि आप स्वयं उस कार्य को कर रहे हैं। एजेंट के द्वारा किया गया कार्य आपके द्वारा किया गया कार्य समझा जाता है। अब हम देखते हैं एजेंट की डेफिनेशन। भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 182 में अभिकर्ता को परिभाषित किया गया है। अभिकर्ता वह व्यक्ति है जो किसी अन्य की ओर से कोई कार्य करने के लिए या पर व्यक्ति तीसरे व्यक्ति से व्यवहारों में किसी अन्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोजित है। वह व्यक्ति जिसके लिए ऐसा कार्य किया जाता है या जिसका इस प्रकार प्रतिनिधित्व किया जाता है मालिक कहलाता है। देखिए, अभिकर्ता कौन व्यक्ति होता है? तो एजेंट जो है वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी अन्य की ओर से कार्य करता है और वो जो तीसरे व्यक्ति के बीच में व्यवहारों या अन्य कोई भी कार्य जो है प्रतिनिधि के रूप में नियोजित किया जाता है, उसको हम कहते हैं एजेंट। अतः वह व्यक्ति जो दूसरे की ओर से कोई कार्य करने के लिए अथवा अन्य व्यक्तियों के साथ व्यवहार में दूसरे का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है। अब दो तरह की चीज़ें यहाँ कही गई है। एक तो वो व्यक्ति जो किसी दूसरे का कार्य को करता हो, या फिर वो अन्य लोगों से मिलने के लिए, अन्य लोगों का अपने मालिक से संपर्क मिलाने के लिए, सामान्य व्यवहार करवाने के लिए जो प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, प्रतिनिधि के रूप में जिसकी नियुक्ति होती है, वह एजेंट कहलाता है। इस धारा में दी गई परिभाषा के आधार पर एजेंट को दो अर्थों में समझा जा सकता है। पहला, वह व्यक्ति जिसे मालिक अपना कोई कार्य करने के लिए नियुक्त करता है। दूसरा, वह व्यक्ति जिसे मालिक अपनी ओर से अन्य व्यक्तियों से व्यवहार मतलब कि डीलिंग करने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करता है। तो दो प्रकार के लोग हो गए, एक जिसमें मालिक उसको अपना काम करने के लिए नियुक्त करता है और एक ऐसा व्यक्ति जिसको कि अन्य व्यक्तियों से किसी भी कार्य की डीलिंग, अपने माल की डीलिंग करने के लिए उसको नियुक्त करता है, तो वो एजेंट कहलाता है। इस अर्थ में अभिकर्ता एक प्रकार में मालिक का प्रतिनिधि है जिसे मालिक द्वारा सौंपे गए कार्यों को करने या मालिक की ओर से पर व्यक्तियों, तीसरे व्यक्तियों द्वारा विधिक संबंध स्थापित करने की शक्ति प्राप्त होती है। अभिकर्ता मालिक की ओर से अन्य व्यक्तियों के साथ संविदात्मक संबंध स्थापित करता है। जो एजेंट होता है, अभिकर्ता होता है, वो क्या करता है? एक तो वो कार्य करता है, जैसे ऑफिस में बैठ के कोई कार्य कर लिया उसने, या एक ऐसा रहता है जो बाहर निकल के दूसरे व्यक्तियों से मिलता है और दूसरे व्यक्तियों को और अपने मालिक के बीच में एक विधिक संबंध स्थापित करता है, तो वो व्यक्ति जो है वो एजेंट कहलाता है। मद्रास उच्च न्यायालय ने कृष्ण बनाम गणपति के बाद में अभिकरण शब्द को परिभाषित किया है, समझाने की कोशिश की है कि अभिकरण एजेंसी क्या होती है। विधिक दृष्टि में प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए कार्य करता है अभिकर्ता नहीं हो सकता है। एक घरेलू नौकर मालिक की सेवा करता है, एक मजदूर दूसरे की खेत में खेती करता है, कोई व्यक्ति है जो दुकान में काम कर रहा है, कोई व्यक्ति है जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, खान में काम कर रहा है, सड़क पर काम कर रहा है। तो एक व्यक्ति दूसरे के विधिक या संविधात्मक दायित्व निभाने में सहायक हो सकता है। इनमें से कोई भी अभिकर्ता नहीं है। अब अभिकर्ता क्यों नहीं है? क्योंकि किसी को भी मालिक के लिए किसी तीसरे व्यक्ति के साथ सहव्यवहार करने की शक्ति यहाँ प्राप्त नहीं है। एजेंट वही होता है जो मालिक की ओर से कार्य करता है। अभिकर्ता केवल उसी व्यक्ति को कहा जाता है जिसे मालिक के लिए व्यावहारिक वार्तालाप मतलब कि व्यापारिक जो भी बातचीत करनी होती है वो, अर्थात मालिक की संविदाओं को स्थापित करने, उसकी शर्तों को बदलना या संविदाओं को समाप्त करने की शक्ति जिसको प्राप्त होती है। प्रतिनिधित्व गुण तथा मालिक से प्राप्त शक्ति अभिकर्ता के विशेष लक्षण होते हैं, तो वो कहलाता है अभिकर्ता। इसको एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, जैसे कि
जियो कंपनी का कोई एजेंसी है और उस एजेंसी में अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो वो एजेंट हो गया। अब वो एजेंट कैसे कार्य कर रहा है, हम जियो का अगर मोबाइल खरीद रहे हैं तो हम डायरेक्ट कंपनी से नहीं खरीद रहे हैं, हम एक एजेंसी के माध्यम से खरीद रहे हैं, हम एक अभिकर्ता के माध्यम से, एजेंट के माध्यम से खरीद रहे हैं। तो हमारे लिए वो एजेंट जो है वो कंपनी है और कंपनी के थ्रू वो व्यक्ति हमको सामान बेच रहा है, मतलब वो कंपनी और हमारे बीच में एक विधिक संबंध को स्थापित कर रहा है। अगर हमारे मोबाइल में कोई मिस्टेक होती है तो हम उस एजेंट के पास जाएंगे, वो एजेंट ही हमारी समस्या का समाधान करेगा। तो हमारे लिए वो एजेंट जो है वो कंपनी हो गई, तो उसको नियुक्त किया गया है कंपनी की तरफ से और वो एजेंट के रूप में तभी है जब उसको कुछ अधिकार और कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं। कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं? जो शक्तियाँ मालिकों को प्राप्त होती हैं। तो मालिकों ने उसको कॉन्ट्रैक्ट करने की शक्ति दे रखी है और व्यापारिक जो कार्यवाही होती है, वार्तालाप होती है, वो सारी करने की शक्ति दे रखी है। वो मालिक और हमें जोड़ता है, वो कहलाता है एजेंट। तो दोस्तों आज हमने एजेंट किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ा है, एजेंट की परिभाषा को पढ़ा है। आपको वीडियो अगर पसंद आते हैं तो आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।